आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज 5-1। ओके, तो 5-1 में एक सर्किट दे दिया गया है। ओके, जहां पे ये जो AB है, AB रजिस्टर है 3 ओम और उससे 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। BC रजिस्टर है 6 ओम और वहां से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और AC रजिस्टर है 4 ओम और यहां से कितना करंट पास हो रहा है वो पूछा जा रहा है। हमें क्लियर? तो इसको हम लोग I लिख लेते हैं, I इज क्वेश्चन मार्क। और यहां पर बताया भी गया है कि फाइंड यूजिंग किरचॉफ लूप रूल। तो देखो किरचॉफ का जो लूप रूल है वो अगर यहां पर लगा देते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये है अपना क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज बुक में तो ऐसे दिखाया ही जाएगा, लेकिन एक मेरा पर्सनल ट्रिक है वो तुम लोगों को बताता हूं। आई होप तुम्हें समझ में और भी ज्यादा आएगा। जब भी लूप रूल तुम्हें यूज करना है तो वहां पर ना एक प्रॉपर जो लूप है उसका एक छोटा रेप्लिका बना लो। ओके, मतलब एकदम ये जो लूप है ट्रायंगल शेप का ऐसा ही एक बना लो। ओके, मतलब ये जो AB है उसका पैरेलल है ये पार्ट, ये जो BC है उसका पैरेलल है ये वाला पार्ट, और ये जो CA है उसका पैरेलल है ये वाला पार्ट। एम आई क्लियर? अब अगर तुम लोग देखो तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आ जाते हैं। यहां पे अगर हम लोग A से B की तरफ जाए तो देखो जो करंट का डायरेक्शन है और एरो का जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब इसके पहले अब देखो बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो सर्किट तुम लोगों को दिख रहा है यहां पर कोई भी सेल नहीं है, इजंट इट? अगर सेल नहीं है तो हम लोग लेफ्ट में जहां पर EMF हम लोग मेंशन करेंगे वहां पर सिंपल 0 बिठा देते हैं। अब ये जो AB कंडक्टर है यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन और यहां पे जो लूप का डायरेक्शन है ये सेम है, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा। राइट में हम लोग जो लिखेंगे दैट इज 2 × 3। अब जो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो देखो ये जो करंट का डायरेक्शन है और ये जो करंट का डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 × 6। और ये जो है देखो यहां पर जो करंट का डायरेक्शन शो हो रहा है और जो एरो का डायरेक्शन शो हो रहा है ये ऑपोजिट है ना, तो अगर ये ऑपोजिट है तो ये माइनस शो करेगा। तो 4 × I विथ माइनस, तो ये हो गया अपना 4I। तो अब सिर्फ कैलकुलेट कर लेते तो 4I = 6, ये भी 6 मतलब हो गया 12, तो I = 3 एम्पियर। ये हो गया अपना आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 5-2। यहां पर कहा जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से बोलते हैं, तो लिख दिया r = क्वेश्चन मार्क। Its EMF is balanced against a potential difference across 110 सेंटीमीटर। तो इसको L1 पकड़ लेते हैं, 110 सेंटीमीटर of the potentiometer wire. The balancing length becomes 100 centimeter when the cell is shunted by a resistance of 10 ohm. तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि L2 = 100 सेंटीमीटर and shunt resistance R = 10 ohm। ओके बच्चों, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ऑब्वियसली R = क्वेश्चन मार्क हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हमें स्मॉल r निकालना है। तो ऑलरेडी डेटास भी लिख लिया है, अब सिर्फ फॉर्मूलाज बिठाना है और आंसर निकालना है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम पोटेंशियोमीटर का जो डेरिवेशन करते हैं जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो वो फॉर्मूला होता है स्मॉल r = कैपिटल R L1 - L2/L2। अब सिर्फ वैल्यूज बिठाते हैं। कैपिटल R इज 10, L1 - L2 110 - 100 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहां पर सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। इसका रीजन क्या है कि देखो ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, तो अगर इसको कन्वर्ट भी करते हैं तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, तो एक्चुअली तो वो ऊपर और नीचे वो अमाउंट जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग वो तो कट जाएगा, इजंट इट? तो इसको हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो
यहां पर R इज इक्वल टू 10 इंटू 10/100, तो यहां पर सब जीरोस कट गए, तो R इज इक्वल टू 1 ओम। दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देख लेते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क? ओके, तो देखो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। अगर थोड़ा सा बता दे तो देखो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो ऐसा दिखता है, ओके। अब ये जो पोर्शन होता है दिस इज कोर, इसके ऊपर एक कोटिंग रहता है जो क्लैडिंग का कोटिंग रहता है, इजंट इट? तो दिस इज क्लैडिंग। इसके ऊपर और एक कोटिंग रहता है जिसको हम लोग बफर कोटिंग कहते हैं। ये इसका कुछ दूसरा कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ इस ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब अगर कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो μ1 हुआ और क्लैडिंग का μ2, तो ये होता है डेंसर मीडियम और ये होता है रेयरर मीडियम। मतलब कोर हुआ डेंसर मीडियम एंड क्लैडिंग हुआ रेयरर मीडियम। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इजंट इट? तो जब लाइट रे इसके अंदर जाता है तो ऑब्वियसली बाहर जाने के लिए जब रिफ्रैक्ट होने की कोशिश करता है तो ऐसे हम लोग μ1 एंड μ2 सेट करते हैं ताकि जो क्रिटिकल एंगल है ना वो बहुत ही कम होता है। और इसलिए ज्यादातर लाइट रेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जाता, सभी थ्रू TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से ऐसे करके बाहर आ जाता है। ओके, तो जितना अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यहां से देंगे ऑलमोस्ट उसी अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ से बाहर आएगा। Am I clear? So this is the concept. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6.2। व्हाट इज थिन प्रिज्म? तो बच्चों थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म हम उसको बोलते हैं जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म A वेरी स्मॉल होता है। A इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 10 डिग्री और लेस। Am I clear? तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म। ओके, और क्योंकि यहां पे A बहुत छोटा है तो A बहुत छोटा होता है तो उस हिसाब से IR भी छोटा होता है। और इसी थिन प्रिज्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू μ-1 इंटू A। डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन विच इज इक्वल टू μ-1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो फॉर्मूला है ये थिन प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है, ये मैंने तुम लोगों को अलग से बता दिया, ये दिमाग में रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ओके, अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 दैट इज स्टेट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव। अब देखो एक क्यों, माइक्रोवेव का बहुत सारा एप्लीकेशन है। ओके, तो एक एक करके लिखते हैं। कम्युनिकेशन में यूज होता है, कम्युनिकेशन, रेडार, यूज्ड इन कुकिंग। मतलब ये सबसे एक्साइटिंग एंड इंपॉर्टेंट यूज है जो हम लोग माइक्रोवेव ओवन होता है ना वहां पर एक्चुअली ये माइक्रोवेव ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है माइक्रोवेव ओवन, या हम लोग तो अभी इसको माइक्रोवेव ही बोलते हैं। इसका रीजन क्या पता है बच्चों? देखो जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर जब हम लोग फूड रखते हैं, अब देखो कोई भी फूड पकड़ लो उसके अंदर वाटर पार्टिकल तो है ही। अब अगर वाटर पार्टिकल है उसके अंदर, जब उसके अंदर से माइक्रोवेव जाएगा तो माइक्रोवेव जाने से जो एनर्जी है उसका वो एनर्जी
बाय द वाटर पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो वाटर पार्टिकल वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और उसके बाद जब वो लो एनर्जी स्टेट में लौटेगा तब ये वाटर पार्टिकल हीट रिलीज करेगा। तो इसीलिए अंदर वाटर पार्टिकल्स है, तो अगर अंदर से हीट रिलीज कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फूड है, ये अंदर से गर्म होता रहेगा। ओके, इसीलिए देखना कोई भी चीज, सोच लो समोसा अगर तुम लोग ठंडा हो गया है और उसको अगर तुम माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो, तो देखना बाहर जितना गर्म हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अंदर उसका गर्म होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर गर्म जाता है। लेकिन अगर वही चीज तुम तवे पे गर्म करो तो तवे का गर्म क्या होता है? बाहर से अंदर जाता है, isn't it? तो इसीलिए वो उतना अच्छे से गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर ज्यादा गर्म हो गया है, इससे ज्यादा गर्म करना है तो जल जाएगा, लेकिन अंदर गर्म अभी तक पूरी तरह से पहुंचानी है। लेकिन वही चीज माइक्रोवेव में बहुत अच्छी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से गर्म बाहर की तरफ जाता है। हमें क्लियर? तो इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो तुम लोग। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज which one of the following rays or waves is not an electromagnetic wave? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो लेट मी टेल यू बच्चों, यहां पर जो जो ऑप्शंस दे दिया गया है दैट इज एक्सरे। अब देखो एक्सरे जो है, एक्सरे ओके, वो तो ऑब्वियसली एक ईएम वेव है, isn't it? इसके बाद आता है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ओके, तो यूवी रे भी एक ईएम वेव ही हुआ। इसके बाद गामा रे, गामा रे इज फोटोन पार्टिकल, हाई एनर्जी फोटोन पार्टिकल, तो वो भी एक ईएम वेव ही हो गया है। लास्ट में आता है मैटर वेव, मैटर वेव। तो देखो मैटर वेव जो है वो जो पार्टिकल्स मूव करता है उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होता है वो होता है मैटर वेव। तो वो एक ईएम वेव नहीं हुआ, मतलब नॉट एन ईएम वेव। एम आई क्लियर? तो अपना जो आंसर होगा दैट विल बी मैटर वेव। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। ओके, तो मोशनल ईएमएफ का हमें डेफिनेशन निकला है। अब देखो एक चीज मैं हमेशा कहता रहता हूं कि फिजिक्स में या साइंस में जो भी डेफिनेशन होता है ना, उसका नाम अगर अच्छे से तुम लोग देखो तो वहां से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आता है। तो देखो मोशनल ईएमएफ मतलब ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है जो मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मूवमेंट के लिए जो करंट इंड्यूस होता है, अब जो करंट इंड्यूस होता है तो ऑब्वियसली करंट जहां पर रहेगा वहां पर एक ईएमएफ तो होगा ही, तो उस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। एम आई क्लियर बच्चों? तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, EMF induced in a conductor moving in a magnetic field। इसको अगर डायग्राम से मैं दिखाऊं तो तुम लोगों को याद भी आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग तो भूलते रहते हो। ओके, अब देखो ये एक फ्रेम है जिसका ये एक रॉड है, और जो मूविंग रॉड है वो इस तरफ मूव कर रहा है विथ v वेलोसिटी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड। ओके बच्चों, दैट इज इनवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब टुवर्ड्स द बोर्ड। ओके, तो यहां पर जो रॉड है ये मूव कर रहा है, इसके इस मूवमेंट के लिए एक करंट इंड्यूस होगा, और करंट कब इंड्यूस होगा? जब ईएमएफ होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल। एम आई क्लियर? जहां पे बी इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, V is the speed of the conductor and L
is the and L is the length of the conductor. Am I clear बच्चों? समझ में आया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 282. A 220 volt AC voltage is to be converted to 33,000 volt AC voltage. तो देखो एप्सिलॉन 1 अगर 220 वोल्ट है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 33,000 वोल्ट में. ओके, व्हाट काइंड और टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यू विल यूज. तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, देखो जो E1 है, जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी EMF है, वहां से E2 विल बी ग्रेटर. ओके ना, तो ऑब्वियसली यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे हम लोग. नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को अप कर देता है, बढ़ा देता है. अगर उल्टा होता 33,000 से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता, या किसी भी तरह से किसी भी वोल्टेज से प्राइमरी से सेकेंडरी तक वोल्टेज अगर कम करना पड़ता, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेप डाउन. तो याद रखना बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टू कीप द वोल्टेज अप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर टू मेक द वोल्टेज लेसर और स्मॉलर देन द प्राइमरी वन. एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये था अपना सेक्शन बी. इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा. एम आई क्लियर? थैंक यू.